नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ कक्षा 10 सीबीएसई और आरबीएसई दोनों की पाठ्य पुस्तक में कविता दी गई है कन्यादान, जिसके रचनाकार हैं ऋतुराज जी। तो कवि ऋतुराज जी के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। हम कवि ऋतुराज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे हमारी कविता की ओर। हमारी जो कविता है कन्यादान, पहले उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कन्यादान कविता क्या? कन्यादान हम सभी जानते हैं कि 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह संस्कार भी होता है। तो उस विवाह के समय जो कन्या का दान किया जाता है, अर्थात कन्या का दान इसीलिए कहा जाता है कि दान में दी हुई वस्तु हम वापस नहीं लेते हैं, दोबारा उसे नहीं लिया जाता है, तो उसका उपभोग नहीं किया जाता है, उसको किसी भी प्रकार से यूज में नहीं लिया जाता है जब दान हम किसी चीज को कर देते हैं। कन्यादान भी इसीलिए कन्या को दान को कहा जाता है क्योंकि कन्या के विवाह के बाद में वो कन्या किसी और परिवार की सदस्य हो जाती है और किसी और परिवार की बहू हो जाती है। वो अपने माँ बाप से विदा होकर के ससुराल चली जाती है और ससुराल ही उसका घर होता है। उसे उसी घर का पूरी तरीके से ध्यान रखना होता है, उसी घर का उसे पूरी तरीके से सदस्य मान लिया जाता है। तो इसलिए कन्यादान उसे कहा जाता है, कन्या का दान होता है। तो विवाह संस्कार में जो कन्या का दान किया जाता है, ऐसा ही कन्यादान हमारी कविता में बताया गया है। इस कविता में एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है और कन्यादान करते समय वो दुखी हो रही है। दुखी क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी सुख दुख की साथी थी उसकी कन्या। उसकी बेटी हर सुख में हर दुख में उसका हाथ बटाती थी, हर सुख में हर दुख में उसका साथ देती थी, और अब वो विवाह होकर के किसी और घर की सदस्य बनने जा रही थी। तो आने वाले भविष्य में जो संभावना है, चाहे वो दुख की हो चाहे वो सुख की हो, उन दोनों के बारे में वो उसे प्रेरित कर रही है, वो उसे सीख दे रही है। और क्या सीख दे रही है वो हम कविता में पढ़ेंगे, लेकिन कविता को पढ़ने से पहले चलते हैं कवि ऋतुराज जी की ओर। कवि ऋतुराज के बारे में पहले जान लेते हैं। कवि परिचय जो है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, कवि ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान के भरतपुर जनपद में 10 फरवरी 1940 को हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्यापन कार्य किया उन्होंने, टीचर रहे थे ये अंग्रेजी के। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रहों में फूल पानी में, एक मरण धर्मा और अन्य, सुरत निरत तथा लीला अरविंद प्रमुख है। वह वंचितों, उपेक्षितों और पीड़ितों के कवि माने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को यानी वे लोग जो चिंतित रहते हैं हमेशा। अब एक माँ का दुख इन्होंने अपनी कविता में व्यक्त किया है। कन्यादान कविता में इन्होंने अपनी एक माँ का दुख व्यक्त किया है, जो हर एक माँ अपनी बेटी को विदा करते समय भोगती है। चलिए आगे वर्णन करते हैं, कविता पे चलते हैं, कविता के बारे में चर्चा करते हैं। हमारी कविता क्या है? कन्यादान। तो कन्यादान कविता के बारे में चर्चा करते हैं। कवि कहते हैं कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख, कितना प्रमाणिक था उसका दुख अपनी लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है एक माँ का। एक माँ जो अपनी बेटी को विदा कर रही है, एक बेटी की शादी कर रही है, उसका कन्यादान कर रही है। तो कन्यादान करते समय कितना प्रमाणिक था उसका दुख। यहाँ प्रमाणिक से तात्पर्य है प्रमाण सहित। अब प्रमाण क्या होता है? सबूत, साक्ष्य। प्रमाण सहित, इसे आप वास्तविक भी कह सकते हो, ठीक है। तो कितना प्रमाणिक था उसका दुख। कब? लड़की को दान में देते वक्त, विवाह करते समय, लड़की की शादी करते समय, कन्यादान करते समय कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बिल्कुल, बेटी अपनी माँ की अंतिम पूंजी। यहाँ अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? क्योंकि बड़े नाजों से उसको पाला है उसने। अब जिंदगी भर की कमाई उसकी बिटिया थी, उसकी बेटी थी, जिसे वो किसी और को सौंपने जा रही है, ठीक है। इसे प्रसंग सहित समझते हैं। सप्रसंग व्याख्या क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में आती है, तो देखिए सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ क्या है? देखिए, प्रमाणिक यानी प्रमाणों सहित, प्रमाणों से सिद्ध, पूंजी अर्थात धन, सयानी अर्थात बड़ी, आभास
पढ़ने वाली, वाचना अर्थात पढ़ना, लयबद्ध अर्थात सुरताल, सुरताल लय में बंधी हुई। ठीक है, ये हमारे शब्दार्थ थे। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश। पद्यांश क्यों कहा मैंने? क्योंकि पद्य से आया गया अंश पद्यांश कहलाता है। जब हम काव्य वाले पाठ में से जब हमारे कोई पंक्ति आती है तो वो पद्यांश कहलाता है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। गद्य वाले पाठ से आता है तो वो गद्यांश कहलाता है। ये पद्य वाले भाग से इसलिए क्या कहला रहा है? पद्यांश कहला रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। अब इसमें भी क्या है? संकलित कविता कन्यादान से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि ऋतुराज जी है। यह कविता एक माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणित अभिव्यक्ति है। संचित अनुभव यानी उसने अपने विवाह के बाद में जो अनुभव, एक्सपीरियंस उसने लिए, उन एक्सपीरियंस पर रिलेटेड वो बातें बता रही है कि उसने क्या क्या चीजें सीखी अपने जीवन में। वो सीखी हुई चीजों को अपनी बेटी को सिखा रही है। वह जीवन में भोगी गई पीड़ा के परिप्रेक्ष्य में अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत रूप से हटकर सीख दे रही है। एक महिला की जो इमेज लोगों के दिमाग में होती है, उससे वो अलग सीख उसे दे रही है। जैसे आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। आज दहेज के लिए कितनी ही लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है। तो उस आग का काम क्या है? उसका आग का काम है खाना पका करके लोगों का दिल जीतने का, ना कि उसका काम है लोगों को जलने या जलाने का। इस प्रकार की सीख एक माँ अपनी बेटी को दे रही। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। क्या कह रही है माँ? देखिए, माँ कह रही है कि इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है। कविता ने जो कविता है हमारे कन्यादान, इसमें उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती है, हम सभी जानते हैं। बेटियां शादी के बाद में पराई हो जाती है, किसी और घर की लक्ष्मी कहलाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर, बड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य बन जाती है। इसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। जहां शादी से पहले हर चीज पर उसका अधिकार हुआ करता था, शादी के बाद उसे हर चीज के लिए पूछना पड़ता है। तो वो माँ ही अपने ही घर में मेहमान की तरह हो जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। आई बात आपको समझ में? लड़की जो कन्यादान के बाद में पराई हो जाती है, किसी दूसरे घर की सदस्य हो जाती है, वही लड़की अपने खुद के घर में, अपने माँ बाप के घर में क्या बन जाती है? मेहमान बन जाती है। इसीलिए लड़की के दान को कन्यादान कहा है यहाँ पर। जाहिर है जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से, इतने मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा होती है। बिल्कुल सही बात है। छोटी सी चीज भी अगर कोई हमारी प्रिय चीज कोई ले लेता है तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत खेद होता है हमें कि वो चीज हमसे क्यों ली गई। और जहां बेटी कलेजे के टुकड़े को हम किसी और को दे रहे हैं, एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप रही है, तो सोचिए उस माँ का दुख कितना बड़ा होगा, कितना दर्द हुआ होगा उस माँ को। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वह आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। उसके जीवन की कड़ी मेहनत फल होता है, उस मेहनत का सोने का फल होता है उसका। सोने का यानी कहते हैं ना कि माँ जो होती है वो बहुत दुखों से अपने बच्चों को पालती है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो लड़की जब बड़ी हो जाती है तो वो लड़की किसी और को सौंप दी जाती है। जो नाजों से, जिस बेटी को उन्होंने पाला, वो नाजों से पली हुई बेटी किसी और के घर की शोभा बढ़ाती है। तो इसीलिए यहाँ माँ को लग रहा है कि जैसे वो अपनी अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। यहाँ बेटी को अंतिम पूंजी बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी। आगे पंक्तियों में कवि बता रहे हैं, कवि कह रहे हैं आगे कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि इसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। शादी से पहले जो लड़की होती है वो बहुत सुंदर सुंदर सपने बुनती है अपने जीवन साथी के लिए, अपने ससुराल के लिए और वैवाहिक जीवन शुरू होने को लेकर के।
विवाह के बाद का जो जीवन होता है उसको लेकर के बहुत रंग बिरंगे सपने वो बुनती है। ठीक है, सपनों के राजकुमार का जब उससे आमना सामना होता है तो बहुत सुंदर सुंदर ख्वाब देखती है, बहुत अच्छे अच्छे सपने देखती है। तो यहाँ पर कविता में कवि ने यही बतलाया है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, मतलब समझदार नहीं थी, दुनिया में जो तौर तरीके चल रहे हैं वो उसे नहीं आते थे, वो इतनी मेंटल डेवलप नहीं हुई थी, वो मेंटली इतनी परिपक्व नहीं हुई थी मानसिक रूप से, वो अभी सरल थी, भोली थी, बहुत सीधे स्वभाव की थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि उसे विवाह के बाद में आने वाले सुखों का आभास तो होता था, उसे पता था कि विवाह के बाद, शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छा जीवन होता है, पहनने के लिए नई नई साड़ियां मिलती है, सुंदर सुंदर गहने मिलते हैं, परिवार वालों का प्यार मिलता है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन विवाह के बाद में जो कठिनाइयां होती हैं, जिन जिम्मेदारियों को हमें निभाना पड़ता है, उन जिम्मेदारियों का उसे आभास नहीं था। शादी के बाद में लड़की को किन किन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, क्या क्या उत्तरदायित्व उसे निभाने पड़ते हैं, इसके बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी यानी पढ़ने वाले, उसे ये पता था कि विवाह के बाद क्या है, खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि विवाह के बाद झंझट भी बहुत होते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जीवन में, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वो तो विवाह के बाद सुंदर गीतों की कल्पना कर रही थी, सुंदर सुंदर सपने देख रही थी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के। चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है, जो संकलित कविता कन्यादान से लिया गया है, जिसके रचयिता ऋतुराज जी है। और इस कविता में एक माँ अपने संचित अनुभवों को, अपने अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति में, जीवन में भोगी गई पीड़ा के परिप्रेक्ष्य में अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत रूप से हटकर सीख रही है। सेम है जैसा पहले वाले का था वैसा ही। आगे इस पंक्तियों की व्याख्या है। इन पंक्तियों में कवि ये बता रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। इसका मतलब है कि हालांकि वह बड़ी हो गई थी, लेकिन उसे अभी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। वह इतनी भोली थी कि खुशियां मनाना तो उसे आता था, लेकिन यह नहीं पता था कि दुख का सामना कैसे करें। उसने भी जीवन में केवल सुखों का ही अनुभव किया है, उसे नहीं पता कि दुख का सामना कैसे करना है। विवाह के बाद तो बहुत सारी झंझटें आती है, सुबह सब्जी क्या बनानी है, शाम को क्या बनानी है, बच्चों को कैसे बड़ा करना है, बच्चों को कैसे पालना है, बहुत तरह तरह की परेशानियां महिलाओं को देखनी पड़ती है। विवाह के बाद होने वाले सुख का आभास तो यहाँ कन्या को था, लेकिन उसे उन कठिनाइयों का, उन समस्याओं का नहीं पता था जो विवाह के बाद आने वाली होती है। ठीक है, उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधले तस्वीर की तरह थी या फिर किसी गीत के टुकड़े की तरह थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब तक कोई अपने माता पिता के घर में को छोड़कर कहीं और रहना नहीं शुरू कर देता, तब तक उसका समुचित विकास नहीं हो पाता। कहने का मतलब कवि का यहाँ ये है कि जब तक बच्चे अपने घर में रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, घर में तो कैसे भी रह सकते हैं हम, कैसे भी उठते हैं, कैसे भी बैठते हैं, अपने मन की मर्जी करते हैं, लेकिन जब हम किसी और के घर जाते हैं, जब हम किसी अननोन पर्सन के घर जाते हैं, किसी अपरिचित के घर जाते हैं, तो हमें मैनर्स से रहना पड़ता है, हमें बहुत सलीके से रहना पड़ता है, हमें बहुत सोच समझकर अपने काम करने होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि कन्या को अपने घर में तो जैसे रही थी, लड़की जो थी अपने घर में जैसे रही थी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वो अगले घर में जा रही है, वो ससुराल जा रही है, उसे कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ पेश आना है, कैसा उनसे व्यवहार करना है, इन सब के बारे में कोई किसी भी प्रकार का उसे समझ नहीं है। आगे कवि बता रहे हैं कि माँ ने कहा पानी में झांककर मत देखना, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। बहुत बड़ी बात माँ ने यहाँ कह दी। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने यहाँ सीख ये दी है बेटी को, जब बेटी विदा हो रही है तो माँ ने 3 सीख दी है बेटी को। पहली सीख दी है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, दूसरी दी है आग
और तीसरी सीख दी है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। चौथी सीख है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्या मतलब है इन पंक्तियों का? इन पंक्तियों का तात्पर्य बहुत गहरा है। कैसे? देखिए, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। लड़कियों को सीख दी है माँ ने, अपनी बेटी को ये सीख दी है और कवि ने इस कविता के माध्यम से उन लड़कियों को सीख दी है जो अपने रूप सौंदर्य पर इतराती हैं, इतलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कवि को कि माँ ने अपनी बेटी को यह सीख दी है कि अपने रूप को देख करके पानी में तुम यदि अपना चेहरा देखो तो अपने सौंदर्य को देख के रीझना मत, क्योंकि यही सौंदर्य लड़कियों के लिए कभी कभी अभिशाप भी बन जाता है। इसी सुंदरता के कारण कई बार लड़कियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माँ ने यह कहा है कि तुम अपने चेहरे को, अपनी सुंदरता को आईने में देख करके या पानी में देख करके उस पर मुग्ध मत होना, ठीक है? उस सौंदर्य को देख करके तुम मोहित मत होना, क्योंकि ये जंजाल है स्त्री जीवन के। आगे सीख दी है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा कि कुछ लड़कियां जो होती हैं उन लड़कियों को दहेज के लोभी ससुराल वाले दहेज के लिए जला देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। तो यहाँ पर कविता में, इन पंक्तियों में कवि ने माँ के माध्यम से ये सीख दी है कि यदि शोषण होता है तुम्हारा, तुम्हें इस चीज के लिए अत्याचार तुम्हें सहने पड़ते हैं, तो उन अत्याचारों को नहीं सहना है, उसका पुरजोर विरोध करना है, क्योंकि आग जो होती है वो खाना बना करके लोगों का दिल जीतने के लिए होती है, ना कि खुद जलने और जलाने के लिए होती है। तो यहाँ पर माँ ने सीख दी है बेटियों कि यदि तुम्हारे पर अत्याचार होता है तो तुम्हें उसका विरोध करना है, तुम्हें उसके खिलाफ आवाज उठानी है, ना कि उसे चुपचाप सहन करना है। आग जो होती है उन पर रोटियों को सेकने का, भोजन बनाने का कार्य किया जाता है, उस भोजन से लोगों का दिल जीता जाता है, ना कि उस आग का प्रयोग दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि आग जो होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, ना कि जलने और जलाने के लिए। तीसरी सीख यह दी है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इन पंक्तियों में क्या कहा है कवि ने? इन पंक्तियों में कवि ये बता रहे हैं कि जो वस्त्र और आभूषण होते हैं, महिलाओं का दिल जीतने का सबसे अच्छे ट्रिक पुरुषों को मालूम है कि या तो उन्हें वस्त्र गिफ्ट कर दिए जाए, कोई सी भी सुंदर सी साड़ी है, सुंदर सा लहंगा है, सुंदर सा सूट उन्हें गिफ्ट कर दिया जाए, या फिर कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी आभूषण उन्हें गिफ्ट कर दिया जाए तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाती है। यही स्त्री जीवन की कहने का तात्पर्य है। स्त्री जीवन की जंजीरें हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए बंधन है, ये बंधन है स्त्री जीवन के लिए वस्त्र और आभूषण। इसलिए यदि तुम्हें इन सब चीजों को देख करके अगर मनाने का प्रयास किया जाए या तुम्हें फुसलाने का प्रयास, बहलाने का प्रयास किया जाए तो तुम उस बहकावे में बिल्कुल मत आना, क्योंकि इन्हीं चीजों के माध्यम से औरतों की, महिलाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचकर रहना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस कविता की सबसे अच्छी लाइन, सबसे उत्तम लाइन, पंक्तियां मुझे लगती हैं। देखिए, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, माँ ने कहा कि लड़की का जो स्वभाव होता है, कविता में कवि ने ये मैसेज दिया है, कवि ने ये बताना चाहा है कि जो लड़कियां होती हैं बहुत कोमल स्वभाव की होती हैं, सरल स्वभाव की होती हैं, सीधे स्वभाव की होती है, ठीक है? उनका जो एक तरीके से आप कहेंगे जो नेचुरल फैक्ट जो होता है, व्यवहार को लेकर के जो एक सैद्धांतिक बात जो होती है, वास्तविकता प्रमाणिक बात मान लीजिए आप, कि वो स्वभाव से बहुत सरल होती है, सीधी होती है, समझदार होती है। लेकिन यहाँ पर कवि कह रही है, माँ कह रही है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि तुम अपने इन गुणों को किसी के ऊपर जाहिर मत होने देना, क्योंकि इन्हीं गुणों से लड़कियों का शोषण किया जाता है। अगर लड़की भोली है, सीधी है, सरल है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को ये पता है तो वो उसका फायदा उठाता है। इसीलिए यहाँ पर माँ सीख दे रही है कि लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसे गुण तुम्हारे अंदर है उनको बनाए रखना, लेकिन किसी के सामने ये व्यक्त मत करना कि तुम भोली हो, तुम सरल हो, तुम सीधी हो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस चीज का फायदा उठाने में पीछे नहीं हटेगा। इसलिए लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्रसंग व्याख्या। प्रसंग वही है, प्रसंग वही है जो हमने 1 और 2 में देखा था। चलिए व्याख्या देखते हैं इनकी। देखिए,
अपनी बेटी को कई नसीहत दे रही है, नसीहत यानी सीख दे रही। क्या सीख दे रही है? माँ कह रही है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है, बाहरी रूप सौंदर्य की सुंदरता नहीं होती। अगर हम मन से सुंदर हैं तो हम बाहर से भी सुंदर होते हैं। हमें हमारा मन सुंदर बनाना चाहिए, हमें बाहरी सुंदरता से मतलब नहीं रखना चाहिए। वह कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का। माँ कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में माँ कहती है कि लड़की जैसे दिखाई मत देना। इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मतलब बताए हैं कि एक मतलब हो सकता है कि माँ उसे अब एक जिम्मेदार महिला, जिम्मेदार औरत की भूमिका में देखना चाहती है। वो चाहती है कि उसका बचपना अब खत्म हो जाए, वो अब शादी होके दूसरे घर में जा रही है, उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेगी, बहुत सारे उत्तरदायित्व उसे निभाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसलिए माँ कह रही है कि वो अब अपनी कन्या को किस रूप में देखना चाहती है? एक जिम्मेदार औरत के रूप में देखना चाहती है, और चाहती है कि वह अपना लड़कपन अर्थात बचपना छोड़ दे। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि हर संभव यह कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की बुरी नजर से बचे। हमारे समाज में लड़कियों की कमजोर स्थिति के कारण उन पर यौन अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को भी यौन अत्याचार सहने पड़ते हैं। बेचारे छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें ये नहीं पता कि क्या चीजें होती हैं, वो अपने बचपन जी रही है, उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। तो कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर माँ ने दूसरा कारण, इसका दूसरा मतलब कवि ने यहाँ ये व्यक्त किया है कि अब जो लड़कियां होती हैं वो कमजोर स्थिति के कारण उन पर क्या किया जाता है? यौन अत्याचार किया जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर माँ ने सीख दी है। कई माएँ अपनी लड़कियों को ये नसीहतें देती हैं कि वे अपने यौवन को जितना हो सके दूसरों से बचाकर रखे और छुपा कर रखे। ठीक है, ये बात थी कन्यादान में माँ की सीख को लेकर के। अब कुछ प्रश्न होते हैं जो इस कविता को लेकर के बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ थोड़े बहुत प्रश्न हैं जिन पे सोचने के लिए मजबूर किया जाता है बच्चों को। तो वो प्रश्न कौन से हैं? चलिए उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? अभी हमने चर्चा की इस बारे में कि माँ ने जो सीख दी, इसके तीन मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो अपनी बेटी को जिम्मेदार औरत के रूप में देखना चाहती है। दूसरा, लड़कियों के जो सामान्य गुण होते हैं, उन गुणों के कारण जो सरलता, सौंदर्यता और जो सीधापन उनमें होता है, उसको लेकर के उनका यौन शोषण किया जाता है। और तीसरा है उनका कि लड़कियों को अपनी कमजोर स्थिति के कारण उनको बचाना चाहिए, अर्थात हर संभव प्रयास करना चाहिए लोगों की बुरी नजर से बचाने का। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति का संकेत किया गया है? तो समाज में स्त्री की बहुत ही अहम लेकिन कमजोर स्थिति है। हम सभी जानते हैं इस चीज को। एक लड़की से यह उम्मीद की जाती है कि शादी होने के बाद वह अपने पति के घर को सजाए और संवारे, अपने रिश्तेदारों से तालमेल रखे, लेकिन दूसरी ओर उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। कई बार स्त्रियां इसी घुटन में अंदर ही अंदर जलती रहती हैं। वो अपनी बातों को रखने का उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होता है, अर्थात उनसे फैसले जो घर में निर्णय हो रहे हैं उन निर्णयों में उनकी कोई भूमिका नहीं रहती है। जो फैसले लेने होते हैं, पुरुष प्रधान समाज हमारा है, तो उस पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही सारे निर्णय लिया करते हैं, इसलिए महिलाएं अंदर ही अंदर घुटती हैं। आगे है, मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? इस प्रश्न का उत्तर है कि यह हर मां का कर्तव्य होता है कि ससुराल भेजने से पहले उसे अर्थात अपनी बेटी को अच्छे बुरे की सीख दे। मां अपने इसी कर्तव्य का पालन कर रही है और अपनी बेटी को नसीहत अर्थात सीख दे रही है। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो कैसी छवि आपकी आंखों में बनती है? देखिए, लड़की बड़ी हो गई थी लेकिन उसमें अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। वो शारीरिक रूप से तो बड़ी हो गई थी लेकिन मानसिक रूप से उसका विकास नहीं हुआ था, इसीलिए वह इतनी भोली थी कि खुशियां मनाना तो उसे आता था लेकिन यह नहीं पता था
कि दुख का सामना कैसे किया जाए। उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधले तस्वीर की तरह थी या फिर किसी गीत के टुकड़े की जैसे। आगे बढ़ते हैं। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? क्योंकि जाहिर है जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे किसी अन्य को सौंपने पर उसे कितनी पीड़ा हो रहेगी। आप अपनी माँ से पूछकर देखना कि जब वो शादी होकर के ससुराल आई थी तो उनकी माँ को कैसा महसूस हुआ था। या आपके बड़ी भाई बहन आपके घर में होंगे, उनसे पूछना, अपनी माँ से पूछना कि जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी तो उन्हें कितना दुख भोगना पड़ा था, कितना दुख हुआ था उन्हें अपनी बेटी का कन्यादान करते समय। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। अगला प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, क्या क्या नसीहतें माँ ने अपनी बेटी को दी? तो जाते जाते माँ अपनी बेटी को कई नसीहतें दे रही है। माँ कहती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुंदरता मन की होती है, बाहरी सुंदरता कोई मायने, कोई महत्व नहीं रखती है। वह कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, ना कि उसमें जलने का है। आग का काम क्या है? भोजन पकाकर दूसरों का मन जीतने का है, ना कि उस आग में खुद जलने का है, इसलिए इसे बच के रहना। आगे कह रहे हैं कि अपने आप को अन्य लोगों को दुख में जलाने का आपका कार्य नहीं होता है। माँ कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़ना, उन पर किसी प्रकार का मोह आपको नहीं रखना है। आखिर में माँ कहती है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब जो हमारी कविता है, इस कविता के अंदर किस प्रकार का हमारी कविता का सौंदर्य क्या है, यानी इसमें जो भाषागत विशेषता है वो क्या क्या है। देखिए, जो आपको प्रसंग व्याख्या के बाद में विशेष लिखने में आपको सहायता करेगा। देखिए, भाषा आम बोलचाल की सहज खड़ी बोली है, खड़ी बोली में हमारी ये कविता लिखी गई है। फिर तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव से क्या तात्पर्य है? तत्सम जैसे प्रमाणिक, पाठिका, ये शब्द क्या है? ये शब्द जो है प्रकाश, ये शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हमारी हिंदी भाषा में काम में लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द कौन से? वे संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हमने अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा फेरबदल करके सरल बना दिया और हिंदी भाषा में उसे काम में ले रहे हैं, वो क्या हो गए? हमारे तद्भव शब्द हो गए। जैसे धुंधला, ठीक है, धुंधले प्रकाश की पाठिका दी, तो धुंधला क्या है? यहाँ पर तद्भव शब्द है। ऐसे ही प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। प्रसाद गुण अर्थात कविता पढ़ते ही, इन पंक्तियों को हमने पढ़ा तो पढ़ते ही हमें समझ में आ गई, इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण के अलावा भी दो गुण मैंने आपको और बताए थे, कौन कौन से? एक मैंने आपको बताया था ओज गुण और एक मैंने आपको बताया था माधुर्य गुण। माधुर्य गुण यानी हमको पढ़ के अच्छा लगता है, और ओज गुण यानी जिन पंक्तियों को पढ़ने पर हमें उत्साह या वीरता का संचार, हमारे जोश का संचार हमारे मन में होता है, उन्हें ओज गुण कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो कविता पढ़ी है कन्यादान, इस कविता को पढ़ते ही हमें समझ में आ गया, पंक्तियों का सीधा सरल शब्द हमें समझ में आया, तो वहां पर प्रसाद गुण है। फिर व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। बिल्कुल सही कहा, लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, पाठिका दी हुए धुंधले प्रकाश की, इन प्रकार की पंक्तियों का जो प्रयोग यहाँ कवि ने किया है, इन पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब होता है जब एक ही बात के बहुत सारे अर्थ निकलते हो, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसके अलावा दो शब्द शक्तियां और होती है, अभिधा और लक्षणा। तो अभिधा शब्द शक्ति प्रसाद गुण की विशेषता होती है कि जब हमें पढ़ते ही समझ में आ जाए, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा में लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, विशेषताओं के आधार पर उसके अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जब एक ही वाक्य के बहुत सारे अर्थ निकलते हो, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, इसके तीन मतलब यहाँ पर माँ ने बताए हैं। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर पंक्तियां छंद मुक्त है, यहाँ किसी प्रकार के छंद का प्रयोग कवि ने नहीं किया है। मुक्तक छंद की कविताएं हैं, मुक्तक छंद अंदाज किसी प्रकार के छंद में बंधा हुआ नहीं है। फिर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। वर्णनात्मक यानी वर्णन करते हुए कवि ने हमारी कविता को समझाया है। अब इसका जो
शिल्प सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य वो क्या है? देखिए इस कविता में कवि ने नारी जीवन की यथार्थ को, किसको? नारी जीवन के यथार्थ का संवेदनशील वर्णन किया है। कवि ने स्पष्ट किया है कि नारी का सारा जीवन परंपरागत रूढ़ियों के बंधनों से जकड़ा रहता है। विभिन्न प्रकार के नियम, कायदे, कानून महिलाओं के ऊपर लागू किए जाते हैं और वही यहाँ पर कवि ने अपनी कविता में दर्शाया है। एक माँ अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय उसका दुख बहुत प्रमाणिक होता है, क्योंकि एक तो वह उसके जीवन के सुख दुख की साझी होती है, अर्थात सुख और दुख की बातें जो होती है वो अपनी बेटी से शेयर करती है, अपनी बेटी के साथ में उन बातों को साझा करती है। दूसरे वह अत्यंत भोली एवं सरल थी। जो बेटी थी उस स्वभाव से बहुत सीधी, बहुत भोली, बहुत सरल थी। माँ को चिंता थी कि उसकी पुत्री को उसके भोलेपन के कारण ससुराल में परंपरागत रूढ़ियों की आड़ में कहीं कष्ट ना झेलना पड़े, उसे किसी प्रकार का दुख ना हो इन रीति रिवाजों को लेकर के। इस प्रकार माँ कविता में कवि ने सौंदर्य का प्रदर्शन किया है। किसका? काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य का प्रश्न हमारा आता है कि कन्यादान कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए या भाव सौंदर्य लिखिए, तो हमको ये लिखना है। तो ये थी हमारी कविता कन्यादान। कैसी लगी आपको हमारी कविता हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।